हेलो एस्पिरेंट्स। आज रिवाइज विथ मी का डे 3 है। ठीक है। और इस रिवाइज विथ मी के सेशन में हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो है जियोग्राफी। 10 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम 11 to 15 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following statement is most appropriate regarding the earthquake waves? पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट, P waves are responsible for creating density differences in the material they pass through। यानी कि जब P waves पास होते हैं तो मान लीजिए इस मटेरियल से पास हो रहे हैं, तो इस मटेरियल में जो डेंसिटी होती है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पे फिर कम, फिर यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम, फिर यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर यहाँ पे डेंसिटी कम, फिर यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर आगे जाके डेंसिटी कम। तो ये बोला जा रहा है कि पी वेव्स जो होते हैं ये डेंसिटी का जो डिफरेंस होता है, पहले ज़्यादा डेंसिटी फिर कम, फिर ज़्यादा डेंसिटी फिर कम डेंसिटी, फिर ये क्रिएट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जो पी वेव्स होते हैं ना, जो पी वेव्स के पार्टिकल होते हैं, अगर वेव इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल भी ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो जब पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो एक जगह घनत्व बढ़ता है और दूसरे जगह घट जाता है, फिर दूसरे जगह बढ़ता है, फिर आगे जाके घट जाता है। तो ये डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, शेडो जोन जो है, शेडो जोन ऑफ एस वेव इज स्मॉलर देन कंपेयर टू पी वेव्स। बोला जा रहा है कि जो एस वेव्स होते हैं और पी वेव्स होते हैं उनका शेडो जोन एस वेव का जो होता है वो बड़ा होता है, छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि जो शेडो जोन होता है पी वेव का, ठीक है, ये कम होता है एस वेव से, और एस वेव का जो शेडो जोन होता है वो ज़्यादा होता है पी वेव से। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे जब जियोग्राफी आप पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, यहाँ मैं एलाबोरेट नहीं कर रहा, बट आपको यहाँ से बस ये याद रखना है कि जो पी वेव होते हैं इनके जो शेडो जोन होते हैं वो कम होते हैं। देन थर्ड जो स्टेटमेंट है, बॉडी वेव्स आर मोस्ट डैमेजिंग ऑफ ऑल द अर्थक्वेक्स। जितने भी वेव्स होते हैं उनमें से जो बॉडी वेव्स है ये सबसे ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती है, ऐसा बोला जाए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये बॉडी वेव्स नहीं होती, सबसे ज़्यादा डैमेज जो करती हैं वो होती हैं सरफेस वेव्स। अगला स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स वाइब्रेट पैरेलल। जैसा कि ये था, पी वेव्स था, पैरेलल वाइब्रेट कर रहा था, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपागेशन। जिस तरफ वेव चल रहा है, अगर वेव इस तरफ चल रहा है तो वाइब्रेशन भी ऐसे ऐसे करके इसी तरह पैरेलल होती है मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स में। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बस पी वेव्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। बाकी सारे वेव में अगर वेव इस तरफ चल रहा है तो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ऐसे वाइब्रेट नहीं करते बल्कि ऐसे करते। तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द एबव फेनोमेनन, जो भी फेनोमेनन ऊपर दिए गए हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज रिजर्वर, अगर पानी आप ज़्यादा यहाँ पे आपने बांध बना दिया और इधर पानी स्टोर करके रखते हो, ठीक है, और ये जब बांध टूटता है या फिर यहाँ जो आप चेंजेस कर रहे हो, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो ये पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, एक्सेसिव माइनिंग एक्टिविटीज़। अब यही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ माइन कर दिया है टोटली अंडरग्राउंड पे, तो माइन करने की वजह से क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे गिर सकता है। ठीक है,
क्योंकि नीचे से तो आपने इसका सपोर्ट सिस्टम ख़त्म कर दिया है और इसके वजह से भी अर्थक्वेक आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थक्वेक नहीं आता। वोल्केनिक एरप्शंस की वजह से अर्थक्वेक आ सकते हैं। टाइडल वेव्स क्या होते हैं, समुद्र में जो ऐसे वेव्स चलते हैं, ठीक है, टाइड्स की वजह से, इन वेव्स को बोलते हैं टाइडल वेव्स। तो इनके वजह से भी अर्थक्वेक नहीं आता, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 1, 2 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, सॉरी, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैच करना है कि कौन सा सही मैच किया गया है। ठीक है, कौन सा हमें बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। पहला है मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। तो जो मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी है ना, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच होता है। ठीक है, पहले क्या आता है क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटल, और क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये जो लाइन है डिसकॉन्टिन्यूटी की, इसको हम बोलते हैं मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी। तो पहला स्टेटमेंट गलत मैच किया गया। गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी, ये जो है ये मेंटल और कोर के बीच में, ये मेंटल हो गया और मेंटल के नीचे अपर मेंटल, और यहाँ पे अगर हम कोर डाल दें तो मेंटल और कोर के बीच, अगर ये कोर है और ये मेंटल है तो इसके बीच में जो लाइन आएगी उसको हम बोलेंगे गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये भी जो है ये गलत मैच किया गया। एस्थेनोस्फेयर जो है वो बस मेंटल के अंदर होता है, यानी कि, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेंटल होता है, मान लीजिए ये मेंटल है, सबसे पहला लेयर अर्थ का आता है क्रस्ट, है ना। तो सबसे पहला ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको क्रस्ट मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल में जो सबसे ऊपर यहाँ पे लेयर होता है, ठीक है, एक पतली सी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। तो ये वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया है जो लिथोस्फेयर होता है वो क्रस्ट ओनली होता है, बट लिथोस्फेयर का जो डेफिनेशन है वो है कि लिथोस्फेयर क्रस्ट और अपर लेयर ऑफ मेंटल दोनों में होता है। क्रस्ट हो गया और अपर लेयर ऑफ मेंटल, यहाँ से लेके यहाँ तक लिथोस्फेयर होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 200 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि जो लिथोस्फेयर है वो क्रस्ट में सिर्फ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कितने स्टेटमेंट गलत हो गए, 1, 2 और 4, यानी कि ए जो है ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वोल्केनोस के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट, सील्ड वोल्केनोस आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनोस मेड अप ऑफ बेसाल्टिक लावा। ठीक है, तो सील्ड वोल्केनोस जो होते हैं वो बेसाल्टिक लावा से बने होते हैं, ये बिल्कुल सही है। बट बोला जा रहा है कि ये मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं, बट सील्ड वोल्केनोस जो होते हैं ये तभी एक्सप्लोड करते हैं जब इनमें वाटर, इनके वेंट में वाटर एंटर करे, यानी कि ये बहुत कम केसेस में एक्सप्लोड करते हैं। तो सील्ड वोल्केनोस जो होते हैं वो मोस्ट एक्सप्लोसिव नहीं होते, बल्कि जो कल्डेरा वोल्केनो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा, डेकन ट्रैप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट वोल्केनो लार्जली composed ऑफ पायरोक्लास्टिक लावा। बोला जा रहा है कि डेकन ट्रैप जो है ये कॉम्पोजिट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि डेकन ट्रैप जो है वो कॉम्पोजिट वोल्केनो का नहीं बल्कि बसल्ट फ्लड
बसल्ट प्रोविंस, ठीक है। इस टाइप के वोल्केनो का एग्जांपल है हमारा जो डेक्कन ट्रैप्स है। और फ्लड बेसल्ट प्रोविंस जैसे वोल्केनोस में क्या होता है कि जैसे ही वोल्केनो यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से वोल्केनो ये हुआ, तो ये काफ़ी लिक्विड फॉर्म में होता है और ये बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, ठीक है, बहुत दूर तक ट्रेवल करता है क्योंकि ये हाईली लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए इसको, क्योंकि ये फ्लड जैसा कवर कर लेता है काफ़ी लार्ज एरिया को, इसलिए ऐसे वोल्केनोस को हम फ्लड बेसल्ट प्रोविंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, और करेक्ट इन दोनों में से कोई नहीं है, तो हम टिक करेंगे नीदर वन नीदर टू। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस वुड फॉलो इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ were perpendicular to the plane of elliptical orbit of revolution। इस सवाल का क्या मतलब है कि जैसे ये सन है, ठीक है, और ये अपनी अर्थ है, और इसमें अर्थ जो है ना उसकी जो एक्सिस है ऐसे टिल्टेड है ना। तो ये पूछ रहा है कि अगर ये जो आपकी एक्सिस है ये ऐसे टेढ़ी नहीं, टिल्टेड नहीं होती और एकदम सीधी होती ऐसे, तो इसका क्या असर पड़ता। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि टेढ़ी की वजह से होता क्या है। अब क्योंकि ये एक्सिस टेढ़ी है, तो मान लीजिए कि अर्थ यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे है, तो इसके सन रे डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रहे होंगे, ठीक है। अब ये अर्थ जब टिल्ट करेगा तो इमेजिन कीजिए इस वाले एरिया को, ये वाला एरिया अर्थ जितना भी रोटेट कर जाए ये 24 आवर्स क्या रहेगा, 24 आवर्स सन रे के अंडर रहता है, यानी कि यहाँ पे 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता और ये लाइन एकदम सीधी होती, तो ये जो कोने वाला पार्ट है जहाँ पे 6 मंथ डे नाइट होती है, तो यहाँ पे देखिए अगर अभी ऐसे है और रोटेट करेगा तो पीछे वाला पार्ट अभी डार्क रहेगा, यानी कि आगे वाले पार्ट पे अभी डे हो रहा है तो पीछे वाले पार्ट पे नाइट होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, इस एक्सियल बेंड के कारण जो पोल है ना, पोल्स पे 6 महीने की दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। लेकिन अगर ये सीधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का भी सेशन ख़त्म होता है।